बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू राइट इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू। उसमें हमारे पास जो इस वक्त सेगमेंट चल रहा है उसमें हम डिस्कस कर रहे थे ड्राफ्टिंग के अंदर जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है थीसिस का या सिनॉप्सिस का या कोई भी आप पेपर लिखते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है जी। सबसे पहले हम लिस्ट लिस्ट स्टडीज इन टर्म ऑफ द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जब आप कोई भी स्टडीज आपके पास अवेलेबल हैं, जब आप उनको लिखना स्टार्ट करेंगे तो उनकी यानी कि जो एक तरतीब से उनके एक यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसे कहते हैं या डेवलपमेंट कहते हैं। तो यानी कि मिसाल के तौर पे एक काम अगर 1946 में हुआ, उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट हुई उस काम को, और इसी तरह उसका जो लिटरेचर रिव्यू है आप उसमें नोट करते जाते हैं कि उसका जो ऑर्डर है वो क्या है। यूजफुल व्हेन द फील्ड डिस्प्ले क्लियर डेवलपमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसको फर्दर दो यानी कि पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास क्या होती है लीनियर प्रोग्रेशन, और दूसरी हमारे पास क्या होती है पैराडाइम शिफ्ट। अब जब हम डिस्कस करते हैं दिस सब्जेक्ट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय एक्स हु आर्ग्यूड आर फाउंड in 1978 by modified, extended, contradicted X work by। अब ये इसके लिखने का स्टाइल है कि हम कहते हैं कि दिस सब्जेक्ट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय जीडी रैम इन 1974। जी चेकन modified or extended this result in term of corner cutting scheme। फिर हम कहते हैं कि टुडे रिसर्च बाय जेड रिप्रेजेंट द करंट स्टेट ऑफ द फील्ड। तो ये जो चीजें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सबसे पहले इस बंदे ने काम किया, इस काम को इस शक्ल में ये बंदा लेके आया, उसके अंदर जो फर्दर मॉडिफिकेशन थी उसने की, और उसके अंदर जो एक्सटेंशन थी वो किसी और ने की, और उसको जो कंट्राडिक्ट किया एक और मैथमेटिशियन था। तो ये जो एक अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। तो मतलब ये है कि अब जब थीसिस लिखेंगे या रिसर्च को लिखेंगे तो उसके अंदर एक तरतीब होनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए जिसके साथ आप एक काम कर सकें। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टडी है, बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो क्या है जी, हाउ टू राइट इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू। अब हमारा जो पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो begins with detailed description of extremely important later work is organized using another pattern most useful when one study is clearly most important or central in laying the groundwork for the future research। तो पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को, अब हम क्या कर रहे हैं जो सिमिनल स्टडी है उसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास अगर हम उसकी
एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च ऑन दिस टॉपिक वाज द स्टडी बाय एक्स। बेसिकली हम चूंकि अब इसके इस पार्ट में यूजुअली क्या होता है, जो हमारी मोटिवेशंस होती हैं, जो जस्टिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, और जो जिसे हम कहते हैं कि जो एक गैप है वो हम यानी कि डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमने 20 या 30 रिसर्च आर्टिकल साइट किए हैं। हम कहते हैं कि जो उनके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जाके हमने फर्दर क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो उसको हम मेंशन करते हैं। फॉलोइंग एक्स स्टडी द रिसर्च फिल इनटू टू कैंप्स, ठीक है। तो ये हम वो चीज़ है जो यूजुअली एक रिसर्चर एक डायरेक्शन में आके डिस्क्राइब करता है। अब इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न हैं, हम उनको देखते हैं कि हमारे पास जो एक स्टडी है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो ड्राफ्टिंग थी उसमें हमारे पास जो एक जो पैटर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल रिव्यू द 4 एग्जांपल ऑन, अगर पेज 10 से 11 में आप देखें जो इस प्रेजेंटेशन के हैं, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कैन यू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न फॉर द ईच ऑफ 4 एग्जांपल्स। अब आपको यानी कि 10 से 11 जो हमारी जो स्लाइड थी उसके अंदर जो हमने सैंपल दिए हैं उसमें से आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर हमारे पास क्या है जी, डू यू रिकॉग्नाइज दीज फॉर्म फ्रॉम योर फील्ड, विच वन आर यू मोस्ट लाइकली टू यूज। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो इसमें फिर हम आते हैं इंट्रोडक्शंस की तरफ। इंडिकेट स्कोप ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। इंट्रोडक्शन जो है उसके अंदर जो पार्ट होते हैं उसमें उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स। अब तो मिसाल के तौर पे हमारा इंट्रोडक्शन है तो उसके जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स हैं यानी कि उन पे हम आते हैं कि उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। तो इंडिकेट स्कोप ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा लिटरेचर रिव्यू है उसका जो स्कोप है उसको इंडिकेट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोवाइड सम बैकग्राउंड टू द टॉपिक। जो हमारे पास गिवन टॉपिक है उसको हमने क्या देना है, कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करना है। फिर हमने क्या करनी है, demonstrate the importance or need for the research। फिर हम इस पे आते हैं मेक ए क्लेम। फिर हम किसी क्लेम की तरफ आते हैं, ऑफर एन ओवरव्यूइंग मैप ऑफ द इन यूजिंग डिस्कशन। तो अब हम आते हैं कि जो हमारे पास एक इंट्रोडक्शन है, बेसिकली there is currently much controversy over how to non-human primates understand the behavior of other animate beings या animal beings. On the one hand, they might simply attend and recall the specific action of other in particular context, and therefore, when that construct recurs, be able to predict their behaviors. On the other hand, they might be able to understand something of the goals or intention of others and thus be able to predict others.
बिहेवियर इन होस्ट ऑफ द नॉवल सर्कमटेंसेस। तो ये वो हमारे पास यानी कि इंट्रोडक्शन एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसी तरह आप लिखते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं कि जो हमारा एक सेगमेंट था लिटरेचर रिव्यू में, हमने एक बात की थी कंक्लूजन्स की। कंक्लूजन्स बेसिकली आपके पास क्या है? व्हाट इज कंक्लूजन? समराइज द मेन फाइंडिंग ऑफ योर रिव्यू। अब आपकी जो मेन फाइंडिंग है उसको आपने क्या करना है? समराइज करना है। प्रोवाइड क्लोजर, एक्सपीरियंस शो व्हाट, या फिर हम उसकी जो इम्प्लीकेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च और कनेक्शन टू द करंट स्टडी। तो ये बेसिकली किस में आता है? जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर एक जो कंटेंट है कंक्लूजन का, उसमें हम ये चीजें नोट करते हैं। तो अब इसमें हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि सपोज एक कंक्लूजन है, ठीक है ना? इन समरी, although there is some suggestive evidence that companies and understand others intentions, ये बेसिकली हमारे पास क्या है? एक कंक्लूजन गिवन है, ठीक है? तो इस पैटर्न में हमने कोई कंक्लूजन लिखना होता है। तो इसी तरह कोई और भी अगर हमारे मैथमेटिक्स से रिलेवेंट है, तो हम अपना एक जो कंक्लूजन है, बेसिकली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? लिटरेचर रिव्यू को। और जो लिटरेचर रिव्यू का जो एंडिंग है, उसमें जो हमारा पार्ट है कंक्लूजन, उसकी हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। दिस स्टडी इज द फर्स्ट टू डायरेक्टली कंपेयर चिल्ड्रन चैंपियंस, या हम कह सकते हैं कि आर्गोटेंट्स, विद द यूज ऑफ नॉन वर्बल टास्क इन विच द सब्जेक्ट वर टू discriminate between the experimenter's intentional and accidental actions। तो ये यानी कि उसकी एक से उन्होंने एक एग्जांपल कोड की है कि एक स्पेसिफिक उन्होंने कंक्लूजन दे दिया है। फिर जो हमारा इसके अंदर एक और जो पार्ट था, जो यूजुअली हम देखते होते हैं, वो हमने कहा है कि साइटिंग सोर्सेज इफ इट इज नॉट योर ओन आइडिया। अब बात हो रही है कि जब आप लिटरेचर रिव्यू या इंट्रोडक्शन या थीसिस लिखेंगे, तो अगर इफ इट इज नॉट योर ओन आइडिया एंड नॉट कॉमन नॉलेज, नोट कर लें, एक तो ये है कि आपका ओन आइडिया या फिर कॉमन नॉलेज ना हो, डॉक्यूमेंट इट। उसको आपने क्या करना है जी? डॉक्यूमेंट करना है। फिर आपके पास जो पैराज की आइडियाज, यूज कोटेशन, और फिर हम क्या कहते हैं जी? इंट्रोड्यूस कोटेशन इफेक्टिवली, use proper in-text citation to document the source of ideas, maintain accurate bibliographic record। तो साइटिंग सोर्सेज का मतलब ये है कि अगर कोई आइडिया है जो हमारा अपना नहीं है और ना वो कॉमन नॉलेज की बात है, तो उसको हमने क्या करना है? डॉक्यूमेंट करना है। जब हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, उसके साथ हम एक रेफरेंस देंगे कि ये जो स्टडी है ये बेसिकली किसकी है। तो उसमें उसकी सारी की सारी डिटेल लिखी जाती है। मिसाल के तौर पे जो रेफरेंस है उसके अंदर ऑथर्स नेम्स होते हैं, फिर उस वो टाइटल होता है, और जिस बुक या जर्नल में है वो मेंशन किया जाता है, और उसका वॉल्यूम और इशू डिस्कस किए जा मेंशन किए जाते हैं, और एंड पे उसका जो एयर है या जितने पेजेस हैं उनकी डिटेल दी जाती है। तो ये बेसिकली क्या है जी? साइटेशन के जो सोर्स करने का है वो है। अब हमारे पास हम आते हैं
नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है जी, थिंग्स टू अवॉइड। तो साइटेशन के जो, अब इसके अंदर वो चीजें हैं जब हम साइटेशन दे रहे होते हैं जिनसे हमने अवॉइड करना है। सबसे पहली बात जो मेन की बात है वो है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म से आपने अवॉइड करना है, इरेलीवेंट कोटेशन से अवॉइड करना है, अनइंट्रोड्यूस कोटेशन से भी अवॉइड करना है। तो ये तीन वो चीजें हैं जिनसे हमने क्या करना है जी, इस तरह के जो सोर्सेज हैं, पहले नंबर पे हमारे पास क्या है कि प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इरेलीवेंट कोटेशंस नहीं होने चाहिए, यूज यानी कि अनइंट्रोड्यूस्ड कोटेशंस भी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर हम एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हमने कोई कोटिंग करना है, डिस्पाइट प्लेजेंट डिस्पेक्शंस ऑफ होम लाइफ इन आर्ट, the fact remains that for most 17th century Dutch women, the home represented a curtailment of some degree of the independence। तो ये उन्होंने कोई एग्जांपल दी है, इसी तरह की जो एग्जांपल हैं, ठीक है, डिस्पाइट द प्रेजेंट डिपेक्शन ऑफ होम लाइफ इन आर्ट, ठीक है, यानी कि आप उसको कोटिंग देखें या पैराफ्रेजिंग देखें, अगर आप उसकी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये कोटिंग थी, ये उसकी क्या है, पैराफ्रेजिंग है। ये दो डिफरेंट एग्जांपल कोट की गई हैं। तो ये चीजें एक एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, तो इसी तरह की चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करें। तो अब हमारे पास जो हमारा लास्ट सेगमेंट है, जो लिटरेचर रिव्यू में लास्ट थिंग जो हमने कहा था कि इसका जो हमारा पार्ट है वो क्या है जी, रिवाइजिंग है। हमने ड्राफ्टिंग के बाद क्या करना है जी, रिवाइजिंग पे आना है। तो इससे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ड्राफ्टिंग डिस्कस कर रहे थे, ड्राफ्टिंग ऑफ सिनॉप्सिस या रिसर्च थीसिस। तो रिवाइजिंग, हाउ कैन आई फाइन टून माई ड्राफ्ट। तो रिवाइजिंग में हमने ये देखना है कि हमारा जो ड्राफ्ट है हम उसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं। हाउ कैन आई फाइन टून माई ड्राफ्ट, हमारे पास जो ड्राफ्ट है उसको हम कैसे उसकी फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो ये सबसे मेन हमारे पास यानी कि चीज़ है कि मिसाल के तौर पे सम टिप्स ऑन रिवाइजिंग, ये कुछ टिप्स हैं। टाइटल, इज माई टाइटल कंसिस्टेंट विद द कंटेंट ऑफ माई पेपर। तो सबसे पहले जो टाइटल है, इज माई टाइटल कंसिस्टेंट विद द कंटेंट ऑफ माई पेपर, जो मेरे पेपर के कंटेंट हैं, जो टाइटल है उनके साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है। फिर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पे कि डू आई अप्रोप्रिएटली इंट्रोड्यूस माई रिव्यू। थीसिस में आते हैं तो हम कहते हैं कि डज माई रिव्यू हैव ए क्लियर क्लेम। अगर हम उसकी बॉडी की बात करते हैं, इन द ऑर्गेनाइजेशन क्लियर, हैव आई प्रोवाइडेड हेडिंग्स, topic sentences, have I clearly indicated the major ideas of each paragraph, transitions, ये हम उनमें उनको की पॉइंट कर रहे हैं। ट्रांजिशन में हमारे पास क्या होता है, डज माई राइटिंग फॉलो कंक्लूजन, डू आई प्रोवाइड सफिशिएंट क्लोजर। इसमें फर्दर आपको जो हमारी पेज 10 है, इसके ऊपर हमने ये सारा कुछ डिटेल से लिखा है, स्लाइड नंबर 10 पे, उसको भी आप देख सकते हैं। फिर इसमें हमारे पास क्या है जी, स्पेलिंग और ग्रामर। आर देयर एनी मेजर स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। जब हम टॉपिक को रिवाइज करते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम जहन नशीन कर लेते हैं, ठीक है। तो इन इन पे ज़रा डिटेल से आप लोगों ने देखना है कि जब आप ड्राफ्टिंग कर लें
उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है रिवाइजिंग का, हमने बेसिकली हमारा जो रिसर्च थी उसको हमने क्या किया था, लिटरेचर रिव्यू को डिवाइड किया था, या उसके अंदर हमने कुछ गोल डिस्कस किए थे कि हमारे पास जो गोल हैं वो क्या हैं। तो उन गोल को जब हम बात करते हैं कि हमारे पास तो उसके अंदर जो एक गोल था हमारा क्या, रिवाइजिंग का। ठीक है, हमने कहा था कि हम जो हमारा लिटरेचर रिव्यू है उसके जो स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जी, हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हमारा जो लिटरेचर रिव्यू है, स्टेप्स फॉर राइटिंग लिटरेचर रिव्यू, पहला पहला स्टेप हमारा था प्लानिंग का। दूसरा जो हमारा था कि रीडिंग एंड रिसर्च का। और फिर जो तीसरा हमारा सब्जेक्ट था वो एनालाइजिंग का था। पांचवें नंबर पे हमने डिस्कस करना था ड्राफ्टिंग को। और छठे नंबर पे हमने क्या करना था, रिवाइजिंग। हमारा जो लिटरेचर रिव्यू है उसको हमने क्या कहा, 5 स्टेप में डिवाइड कर दिया था। तो अब हमारा क्या है जी, हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट स्टेप को। जो हमारा लास्ट स्टेप है कि इसमें हमारे पास, हम इस वक्त जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, रिवाइजिंग को, कि हमने कैसे अपने ड्राफ्ट को रिवाइज करना है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो लिटरेचर रिव्यू है उसकी जो एक हम समरी कहते होते हैं, उसमें अगर हम मुख्तसर बताएं, एज यू रीड ट्राई टू सी द बिग पिक्चर, योर लिटरेचर रिव्यू should provide an overview of the statement of research. Include only those sources material that help you to shape your argument. Resist the temptation to include everything you have read. Balance summary and analysis as you write. Keep in mind your purpose of writing. How will this review benefit readers? How does this review contribute to your study? Be meticulous about citations. तो ये हमारे पास क्या था, उसके जो की चीज़ें थी लिटरेचर रिव्यू की, अगर हम उनको समराइज करें तो हमारे पास ये 5 पॉइंट्स बनते हैं। तो इसको फर्दर जब हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या था, स्टेप्स फॉर लिटरेचर रिव्यू, उसमें पहला स्टेप क्या था, प्लानिंग का। और दूसरा स्टेप हमारा क्या था, दूसरे स्टेप में हमने ये बात की थी कि जब हम, यानी कि हमारा जो लिटरेचर रिव्यू है या रिसर्च है उसके बारे में, और फिर तीसरे में हमने जो भी काम करना आ रहे हैं, जो लिटरेचर रिव्यू है उसको हम एनालाइज कैसे करेंगे। एनालाइजिंग के बाद फिर हमने कहा था कि उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो कैसे होगी। ड्राफ्टिंग के बाद हमारा जो लिटरेचर रिव्यू है उसमें हमारे पास जो आखिरी स्टेप था वो था रिवाइजिंग का। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि हाउ टू राइट ए इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू फॉर योर स्टडी। तो इसके साथ ही आप लोगों की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक, अदरवाइज आज की क्लास को हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। और उसका मेरे ख्याल में शायद लगता है कि आप लोगों ने तो वैसे क्वेश्चन कोई नहीं करना, तो लिहाजा इस क्लास को हम क्या कर लेते हैं, एंड कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज।